एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इतिहास के सभी प्रसिद्ध युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, उसके परिणाम को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है। देखो फ्रेंड्स, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, यूपी ट्रिपल हो गया, एसएससी की परीक्षाएं हो गई या कोई भी परीक्षा हो, उसमें इतिहास के जो प्रश्न होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। और यूपी पीसीएस में क्या होता है कि यूपी पीसीएस में प्रश्नों को काल क्रमानुसार, यानी कि यूपी पीएससी को क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको सभी युद्धों के बारे में एक सटीक टू द पॉइंट एग्जैक्ट डेट के साथ सभी घटनाओं को आपको याद रखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपने बहुत सारे प्रश्नों को अब तक देखा भी होगा, तो यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तब आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पितृहंता वंश के नाम से किस वंश को जाना जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें जो चार ऑप्शन हैं, इसमें से बिल्कुल सही जवाब क्या बनेगा। अगर आपने यहाँ पर गेस किया है ऑप्शन, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, हर्यक वंश। देखो फ्रेंड्स, पितृहंता वंश के नाम से हर्यक वंश को जाना जाता है। हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी? 544 ईसा पूर्व में। किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जिसने बिंबिसार की हत्या कर दी। 492 से लेकर 460 बीसी यानी कि ईसा पूर्व तक वो सम्राट रहा, और इसके बाद अजातशत्रु की हत्या कर दी गई उसके पुत्र उदयन के द्वारा 460 बीसी में, और उसके बाद उदयन जो था वो मगध का राजा बना था। तो यही वजह है कि ये जो पूरी एक सीरीज है, इसको पितृहंता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। तो कलिंग युद्ध का जो उल्लेख मिलता है, देखो फ्रेंड्स, यह युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था, और इसका उल्लेख आपको अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखो, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध में जब कलिंग का युद्ध हुआ तो कलिंग का राजा कौन था। तो ध्यान दीजिएगा कि कलिंग का राजा उस समय था अनंत पद्मनाभन। क्या नाम था? अनंत पद्मनाभन। और मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट और अशोक महान के दादा चंद्रगुप्त मौर्य राज्य विस्तार के समय कलिंग पर इन्होंने भी हमला किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। हालांकि कलिंग में सफलता तो पा गया था अशोक, लेकिन उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि जब विजय प्राप्त करने के बाद अशोक जो था वो कलिंग में प्रवेश किया, तो वहाँ पर जो हालात थे उसको देखकर अशोक का दिल बैठ गया था। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी आक्रमणकारी हिंद यूनानी, शक, पहलव या फिर कुषाणों में से कौन थे? देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनेगा, सबसे पहले तो आए थे हिंद यूनानी, फिर शक आए, फिर पल्लव आए और फिर कुषाण आए थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध देखो फ्रेंड्स, ये हुआ था 1757 में 23 जून, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में लड़ा गया। अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेनाएं 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक गांव में आमने सामने आ गई थी। सिराजुद्दौला की सेना में एक ओर जहां मीर मदान मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, वहीं दूसरी ओर मीर जाफर जैसे कुत्सित विचारों वाले धोखेबाज भी। युद्ध 23 जून को प्रातः 9 बजे शुरू हुआ। मीर जाफर और राय दुर्लभ अपनी सेनाओं के साथ निष्क्रिय रहे। इस युद्ध में मीर मदान जो थे वो मारे गए। युद्ध का परिणाम शायद नियति ने पहले से ही तय कर रखा था। रॉबर्ट क्लाइव बिना युद्ध किए ही विजयी रहा। फलस्वरूप मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। के.एम. पडिक्कर के अनुसार यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। बताइए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। देखो, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध ये अंग्रेजों के लिए दो बहुत ही निर्णायक युद्ध माने गए, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद और फिर बक्सर के युद्ध के बाद, इसके बाद फिर भारत में कोई भी शक्ति नहीं बची जो अंग्रेजों को चैलेंज कर सकती है। तो बक्सर का युद्ध होता है कब? तो देखो फ्रेंड्स, ये हुआ था 1764 में 23 अक्टूबर का महीना था
1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। आपको बता दें कि बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर के दिन लड़ा गया था और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच यह युद्ध लड़ा गया। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजी कंपनी इसमें युद्ध लड़ रही थी। लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत होती है। इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व अधिकार ये जो थे वो कंपनी के हाथ में चले गए। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेज़ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सही विकल्प बनेगा वो डी बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 1817-18 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच संपन्न निर्णायक अंतिम युद्ध था, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। इस युद्ध में मराठा की तरफ से पेशवा बाजीराव द्वितीय नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज उस समय तक बहुत ही शक्तिशाली थे। अंग्रेजों ने उन्हें 8 लाख की वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया था। तो इसमें अंग्रेजों का जो नेतृत्व था वो किया था किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ये विकल्प आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, ठीक है। और मंदसौर की संधि वो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही हुई थी। अब यहाँ पर देखिए आगे आपका क्रोनोलॉजी यानी कि सही कालानुक्रम आपको बताना होगा। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, कब किए थे? भारत का संविधान कब लागू होता है? जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया और जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी उसके बाद हुई थी। एक बार इनका सन देख लेते हैं। जैसे कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। तो हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1947 में। भारत का संविधान 1950 में लागू होता है। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को मंजूरी दी थी 1951 में और जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान लागू होता है 1957 में। तो यहाँ पर जो घटनाएं हैं उनको अगर आप कालक्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो सही जवाब आपका बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। इसके बाद निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। सरनाल का युद्ध, विलग्राम का युद्ध, विलग्राम के युद्ध को ही कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, फिर धर्मत का युद्ध और फिर जजऊ का युद्ध। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा युद्ध पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। तो सबसे पहले समझिए, विलग्राम का युद्ध यानी कि कन्नौज का युद्ध ये हुआ था 1540 में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ। सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 में, अकबर के गुजरात अभियान के दौरान। धर्मत का युद्ध दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ा गया था 1658 में। जजऊ का युद्ध हुआ 1707 में। तो विलग्राम, सरनाल, धर्मत और जजऊ ये क्रम आपको याद रखना होगा, ठीक है। विलग्राम, सरनाल, धर्मत और जजऊ मतलब 2, 1, 3, 4। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है ये बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था बताइए? तो यहाँ पर देखिए पानीपत का पहला युद्ध ये लड़ा गया था 1526 में, यानी कि विकल्प बी सही है आपका। यह युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल को हुआ था 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इसमें विजय किसको मिली थी? बाबर को मिली थी। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 में, अकबर और हेमू के बीच। इसमें भी अकबर ही विजयी रहा था। और इसके बाद एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो देखो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि 1526, फिर 1556, उसके बाद 1761, ठीक है। तो आपका जो विकल्प डी है यहाँ पर सही रहेगा। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ वह 14 जनवरी के दिन हुआ था 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में यह युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी रहा। और बात करें मराठों के बारे में तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध एक ऐसा युद्ध था
जिसके बाद ऐसा कोई मराठा परिवार नहीं बचा था जिसने अपना लाल न खोया हो। बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था, जी हाँ फ्रेंड्स, 18 जून 1570। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और यह युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। विजय किसको मिली थी? अकबर को। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये बताना है आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 1760, 80, 1777 या फिर 1780 में। तो सही जवाब है, वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। हार हुई थी इसमें किसकी? फ्रांसीसियों की। अंग्रेज इसमें विजयी रहे। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर आप गेस कर सकते हैं कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ होगा। ठीक है, तो 1565 में, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। 1565 में होता है तालीकोटा का युद्ध। 23 जनवरी का दिन था। और यह युद्ध जब हुआ था तो दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षस तंगड़ी नामक गांव के नज़दीक लड़ी गई थी। इसीलिए इस युद्ध को राक्षस तंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा और इस तरह दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य का पतन हो जाता है। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। आप जानते हैं इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान विजयी। कौन हुआ था? पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। और इसी के बाद जब दूसरा युद्ध होता है 1192 में, तो उसमें मोहम्मद गौरी जो था वो विजयी रहता है और पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा जाता है, फिर उनका वध कर दिया गया था। एक प्रश्न और भी कि तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये काफ़ी समय बाद हुआ था। इल्तुतमिश ने युद्ध लड़ा था। इल्तुतमिश और उसका विरोधी कौन था ये बताइए, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था कब? 1215-16 में लड़ा गया था। इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। तो इल्तुतमिश ने कुबाचा को सिंध नदी में डुबाकर मार डाला। यह उसके लिए निर्णायक युद्ध था जिसमें जीतने के बाद उसे दिल्ली की सत्ता हासिल हुई थी। इसके बाद चंदावर का युद्ध बताइए कब हुआ था? चंदावर का युद्ध होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो गेस कर सकते हैं आप। 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, 1193 और 1194 में। चंदावर का युद्ध, जिस युद्ध में जयचंद को मारा गया था, यह 1194 में ही हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए इन्वाइट किया था और बाद में वो भी मारा गया। तो इसीलिए अक्सर गद्दारों को जयचंद कहा जाता है। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मार ही डाला था। फिर इसके बाद बताइए कि चिलियान का युद्ध कब हुआ था? चिलियान का युद्ध, और 1849, 1856, 1857, 1884। तो विकल्प सी ये निकल गया। इसके बाद चिलियान का युद्ध ये 1857 से पहले होता है, 1849 में। ठीक है, तो ये युद्ध आंग्ल सिख युद्ध था। अंग्रेज और सिखों के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस लड़ाई में सिखों का नेतृत्व शेर सिंह ने किया था। और आप जानते हैं कि ये जो युद्ध था वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। 13 जनवरी 1849 को यह युद्ध लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने और पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो आप जानते ही हैं, जवाब ऑप्शन बी है, जयचंद। इसके बाद वह युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान को मार दिया गया था। तो टीपू सुल्तान को 1799 में चौथे युद्ध में, मतलब आंग्ल मैसूर का जो चौथा युद्ध हुआ था उसी में मारा गया था। 4 युद्ध हुए थे आंग्ल मैसूर के बीच में। तो आप देख लीजिएगा इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पहला हुआ था वो 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ। इसमें हैदर अली विजयी हुआ था। फिर दूसरा युद्ध शुरू होता है 1780 से 1784 के बीच में। यह अनिर्णायक रहा, बेसिकली अंग्रेजों के पक्ष में रहा यह युद्ध। मंगलौर की संधि हुई 1784 में। तीसरा युद्ध होता है 1790 से 92 के बीच में। रंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। इसके बाद चौथा युद्ध होता है 1799 में। इसमें पहले से नियोजित था कि टीपू से अब कोई भी समझौता नहीं होगा और अंग्रेजों ने यह डिसाइड कर लिया था कि हर हालत में टीपू को मारना होगा और उन्होंने टीपू को मार डाला। बताइए कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? 10 मार्च 1526, 1527, 1764। देखो फ्रेंड्स, ये जो खानवा का युद्ध हुआ था यह
16 मार्च 1527 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। विजयी कौन रहा था? बाबर हुआ था। अब इसके बाद देखो घाघरा का युद्ध कब होता है, तो इसके बाद देखो घाघरा का युद्ध कब होता है, मैंने आपको बताया ना 1500। देखो एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आगे आपको बता रहा हूँ, उसको एक बार समझ लोगे तो अकबर के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए हैं वो आपको कभी भूलेगा नहीं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि खानवा का युद्ध 1527 में होता है। उसके बाद फिर घाघरा का युद्ध होता है। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1527, 28, 29 में होता है, 1529 में, और 6 मई का दिन था बाबर और अफगानों के बीच में। तो देखो यहाँ पर इस युद्ध में अफगान बुरी तरह हारे थे। एक मतलब ऐसे ही शार्ट ट्रिक है कि अगर बाबर के बारे में आपको पता करना है तो यहाँ पर सबसे पहले उसने पानी पिया। एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पिया, फिर घर गया और फिर मर गया। तो पानी पीता है कब? यानी कि पानीपत का युद्ध कब होता है? 1526 में। खाना खाया 1527 में। चाय पिया मतलब चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। और इसके बाद चाय पीकर कहाँ गया? घर गया, यानी कि घाघरा का युद्ध होता है फिर 1529 में होता है। और मर गया कब? 1530 में। तो ये ट्रिक होता है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, आपको आसानी से याद रहेगा। हाइडे स्पीस का युद्ध कब हुआ था? तो यह ईसापुर में लड़ा गया शायद पहला युद्ध था। हालांकि इसके पहले एक परुशनी नदी के तट पर दसराग युद्ध भी हुआ था। तो 10 राजाओं का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। लेकिन हाइडे स्पीच का युद्ध भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 326 ईसापुर में, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर। सिकंदर का आक्रमण 326 ईसापुर में ही हुआ था। यह युद्ध पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। विजय सिकंदर को मिली थी। हाइडे स्पीज का जो युद्ध था इसको बितस्ता या फिर झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिंध की लड़ाई कब हुई थी? सिंध की लड़ाई होती है, आपको पता ही होगा, 712 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी सही है। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इसके बाद एंग्लो नेपाल युद्ध कब हुआ था ये बताना है आपको। तो एंग्लो नेपाल युद्ध कब हुआ था बताओ? 1814 से लेकर 1816 के बीच में एंग्लो नेपाल युद्ध लड़ा गया था और इसे गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसका परिणाम हुआ था सुगौली की संधि और नेपाल ने अपना 1/3 भूभाग ब्रिटिश हुकूमत को दे दिया था। अब यहाँ पर आपको बस इतना बताना है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो फटाफट नीचे कमेंट कीजिए। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा और चाहते हैं किसी प्रकार से वीडियोज़ आपको मिलते रहें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।